नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीकेएस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जीकेएस क्लासेस में आज हम बात करेंगे हरित क्रांति की। किसकी बात करेंगे? हरित क्रांति की। और हरित क्रांति से एग्जाम में काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे उसका कल्चर क्या होता है, या फिर उसकी क्रांतियों से संबंधित, या फिर इसकी खोजों से संबंधित, या फिर उसकी किस्मों से संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें पुटअप करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए समय न लगाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करेंगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, आज भारत को विश्व के 15 सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में गिना जाता है। ठीक है, लेकिन विश्व भर में कृषि के क्षेत्र में जो स्थिति आज भारत की है, उसका कहीं ना कहीं श्रेय किसे जाता है? तो हरित क्रांति को जाता है। ठीक है, क्योंकि यही वह समय था जब देश में कृषि उत्पादन में भारी बदलाव हुआ था। हरित क्रांति के आने से सबसे ज्यादा बदलाव जो हुआ वो गेहूं में हुआ, उसके बाद किस में हुआ? तो चावल में हुआ। और गेहूं चावल ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। अगर बात करूं तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1940 से 60 के मध्य पूर्व विश्व अजीब से अवसाद और तनाव से गुजर रहा था। मैंने क्या बताया? 1940 से 60 के बीच जो स्थितियां बनी थी द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें काफी नरसंहार हुआ और बहुत सारी चीजों का नुकसान हुआ। तो वहां पर बहुत ही स्थिति अजीब और गरीब हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, अगर आगे बात करें तो इस समय सबसे अधिक नुकसान से गुजरने वाला देश जो था, जापान था। कौन था? सबसे अधिक नुकसान से गुजरने वाला देश जापान का विकास करने की सबसे अधिक आवश्यकता थी। रीजन क्या था फ्रेंड्स? रीजन क्या था? क्योंकि वहां पर अमेरिका ने बहुत ही बड़ा आक्रामक रूप धारण किया था, वहां बहुत नुकसान किया था। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, उससे वो जापान उभर नहीं पाया था। क्या होता है, इसको पुनः स्थायी रूप से उठाने में किसको श्रेय जाता है? तो अमेरिका सेना में एक जवान थे, जिसको हम बोलते हैं, अमेरिका सेना में एक कृषि वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एस सेसिल सुलेमान। उन्होंने भारी मात्रा में अमेरिका के जवान होने के बावजूद जापान में एक किस्म की खोज करके उनको दिया। क्या होता है, उन्होंने विभिन्न शोधों और तकनीकी का प्रयोग करके एक विशेष प्रकार के गेहूं की किस्म तैयार की। ठीक है, जिसका दाना काफी बड़ा था। वो दाना उन्होंने जापान को दिया। फिर क्या होता है, आजादी से पहले ही पश्चिम बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई। तो फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखना, अमेरिकी सैनिक के बारे में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, कई बार रिपीट हो चुका है कि उस वैज्ञानिक का या उस सैनिक का क्या नाम था? तो एस सेसिल सुलेमान नाम था। ठीक है, बात करेंगे 1947 की। तो 1947 में मिली आजादी के देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कृषि क्षेत्र पर बल तो दिया, लेकिन उस वक्त तक भी भारत पुराने ही तरीकों से खेती कर रहा था। ठीक है, अब होता क्या, जिसकी वजह से देश में कई फसलों का हमें आयात करना पड़ता था। लेकिन क्या हुआ, भारत में अनाज की उपज बढ़ाने की सख्त जरूरत थी। इसके बाद भारत को बोरलॉग और गेहूं की नोरिन किस्म की प्रजाति का पता चला कि भाई ऐसा बोरलॉग एक व्यक्ति हैं जिन्होंने गेहूं में बहुत ही बदलाव किया। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर बात करें हरित क्रांति के जनक, तो हरित क्रांति के जो जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग है, इनका पूरा नाम है। ठीक है, और अगर बात करें हरित क्रांति शब्द के जनक, तो डॉक्टर विलियम ग्रांड हैं, जो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। तो ये तीनों चीजें याद रखना कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो बोरलॉग हैं। ठीक है, और अगर हरित क्रांति शब्द के जनक कौन है? तो डॉक्टर विलियम ग्रांड है। अगर भारत के हरित क्रांति के जनक की बात करूं तो आगे देखिएगा, भारत की या भारत में हरित क्रांति शब्द के जनक कौन है या हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है, कौन है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। देखिए, बात करें तो वर्गीस कुरियन को भारत में सफेद क्रांति का पिता कहा जाता है, या फिर सफेद क्रांति का जनक। अगर हरित क्रांति की बात करें तो आप एम एस स्वामीनाथन लगाएंगे। अगर सफेद क्रांति की बात करें तो वर्गीस कुरियन लगाएंगे। ठीक है, देखिए, भारत में फिलीपींस से चावल एवं मैक्सिको से गेहूं के बीज आयात किए गए तथा भारत में ब्रीडिंग द्वारा गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां विकसित की गईं। पंतनगर की अगर बात करें तो जो उत्तराखंड में पड़ता है, भारत में हरित क्रांति का जन्म स्थली कहा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन करता है कि हरित क्रांति का जन्म स्थली किसे कहा जाता है, तो पंतनगर को कहा जाता है, जो आपके उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें अगर
1958 की। तो जब 1958 में भारत ने पहली बार 120 लाख टन गेहूं के उत्पादन से हरित क्रांति की शुरुआत की। देखिए था क्या कि जब पहले हम 1 टन जितनी खेती में करते थे, उतनी ही खेती में जब हमें नई किस्म का पता चला तो हम वहां पर 6 टन करने लगे। कहने का मतलब है जो वृद्धि हुई वो डायरेक्टली 6 गुना हुई। कितनी हुई? वृद्धि जो हुई डायरेक्टली 6 गुना हुई। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में के मध्य मानी गई। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादनकर्ता जो है वो विलियम यार्ड है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किसमें पड़ा? तो गेहूं पर पड़ा। और हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन, ठीक है, के उत्पादन पर प्रभाव जो है वो घटा था। कहने का मतलब है जब गेहूं और चावल की वृद्धि हो रही थी तब ये जो मोटे अनाज थे इनका जो है उत्पादन वो कम हो रहा था, उस पर प्रभाव पड़ा था। ठीक है, आगे देखिए। अगर बात करें द्वितीय हरित क्रांति में चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई, हालांकि दलहन और तिलहन में भी वृद्धि हुई। देखिए हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में सर्वप्रथम राज्य पंजाब को चुना गया। ठीक है, वहीं पर कार्य हुआ। हरित क्रांति की शुरुआत अगर पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अर्थात 1961 से 66 के मध्य हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हरित क्रांति से संबंधित जितने भी पॉइंट थे यहां पर आपको क्लियर किए गए। चलिए तो आगे देखिए। भारत में प्रमुख कृषि क्रांति। ठीक है, भारत में प्रमुख कृषि क्रांति। अगर भारत में कृषि क्रांति की बात करें तो देखिएगा, देखिए एक तरफ क्रांति दिखाई गई है और एक तरफ जो दिखाया गया है वो उत्पादन संबंध। तो हरित क्रांति का संबंध किससे? तो खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे? तो तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे? तो उर्वरक उत्पादन से। अगर नीली क्रांति की बात करें तो मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, देखिए एक बात याद रखना, हरित क्रांति की अगर बात करें, ठीक है, तो जैसे यहां मैंने आपको बताया खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, अगर हरित सोना क्रांति बोलता है तो आप बांस उत्पादन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बांस उत्पादन। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो कहां समझ लिया? देखिए हरित का खाद्यान्न से हो गया, श्वेत का क्रांति से हो गया, पीली का तिलहन से हो गया, भूरी का उर्वरक से हो गया, नीली क्रांति जो है उसका मत्स्य से है, लाल क्रांति जो है या तो टमाटर कह दो आप और या तो मांस उत्पादन, दोनों में काम करेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं ये बात समझ में आई होगी। आगे देखिएगा, बात करेंगे गुलाबी क्रांति का। तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध आपके मसाला उत्पादन से है। ठीक है, सुनहरी क्रांति का संबंध जो है वो फल उत्पादन से रखा गया है। रजत क्रांति का संबंध जो है अंडा उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का संबंध जो है बायोडीजल उत्पादन से है। अमृत क्रांति का संबंध जो है नदी जोड़ो परियोजनाओं से। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, काली क्रांति जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति जो है आपका फल से संबंधित है। सिल्वर क्रांति जो है आपका कपास से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे। तो सिल्वर क्रांति आपने देख लिया है, कपास से संबंधित है। सदाबहार क्रांति कृषि से संबंधित है और जैव तकनीकी से। ठीक है, धूसर या फिर स्लेटी क्रांति बहुत आसान है, सीमेंट से। ठीक है, इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से। देखिए सबकी निगरानी कौन करता है? तो इंद्रधनुषी क्रांति करता है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे? तो कपास उत्पादन से। ये तीसरी क्रांति है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीसरी क्रांति किस फसल के लिए आई? तो कपास उत्पादन के लिए आई। ठीक है, ग्रीन गोल्ड क्रांति तो चाय उत्पादन से संबंधित है। मूंग क्रांति तो इसमें मूंग के अंदर मोटे अनाज आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। देखिए हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति तो यहां पर ध्यान रखना बांस उत्पादन से, पहले भी बताया था मैंने आपको। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। देखिए जोहड़े वाले बाबा वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? तो राजेंद्र सिंह। ठीक है, इनके द्वारा। एनएच क्रांति की बात करें तो नेशनल हाईवे अर्थात स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए। तो आगे बात करेंगे फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हैं,
सही है। एक तरफ देखिए कृषि के नाम लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र। अगर बात करूं तो जैसे सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है, ठीक है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर तो फ्लावर माने फूल होता है, बहुत इजी है, फूलों से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। तो ये 5 समझ में आ गए। आगे देखिए आगे बात करें तो वर्मी कल्चर जो है आपका केंचुआ पालन से संबंधित है। पोमो कल्चर आपका फलों से संबंधित है। ओलेरी कल्चर आपका सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर आपके बागवानी से संबंधित है। एरोपोटिक कल्चर जो है आपका हवा में पौधों को उगाने से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स ये जल में पौधों को उगाने से संबंधित है, वो भी मृदा रहित। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कृषि के अंतर्गत प्रमुख जो है अनुसंधान। ठीक है, तो देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र जो है आपका देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान का है देहरादून में। वन्य जीव अनुसंधान संस्थान का है तो देहरादून में। ठीक है, तो ये तीनों जो वनों से संबंधित हैं या वन्य जीवों से संबंधित हैं तो वो आपके कहाँ हैं, तो देहरादून में। अगर बात करूं मैं केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर कहाँ पड़ता है, तो बरेली। कहाँ है, बरेली। ठीक है, तो याद रखना है आपको। पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर में है। भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में है। देखिए एक तो है केवल पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में और पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, तो दोनों आप नागपुर ही टिक करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, कौन कौन से, तो देखिए एक तो ये वाला पर्यावरण और दूसरा ये पर्यावरण। ठीक है, दोनों नागपुर में लगाएंगे। सही है। अगर बोलता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो ये नई दिल्ली में है। क्या, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। देखिए आगे भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज। केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल। देखिए एक बात आप याद रखिएगा, जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन देता है तो ऐसे दे देगा, जैसे मान लो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो प्रयागराज भी दे दिया, करनाल भी दे दिया, या फिर और भी संबंधित जैसे बंगलोर दिल्ली दे दिया, तो आप दिमाग आपका घूमता रहेगा कि यार मृदा के लिए प्रयागराज लगाएं या फिर करनाल लगाएं। तो अगर मृदा एवं लवणता की बात करें तो ही करनाल लगाना, वरना प्रयागराज। ठीक है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलोर। ठीक है, बंगलोर। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, ये नई इधर आ जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र जो है आपका कोयम्बटूर है। ठीक है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है, तो आपका कोलकाता में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण तो कोलकाता में। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान तो झांसी में। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान तो जोधपुर में। तो ठीक है फ्रेंड्स।